आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री। पहले हिस्ट्री को शुरू करने से पहले हिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे। हिस्ट्री तीन मुख्य रूप से तीन कालखंडों में बटा हुआ है। जैसे देख लीजिए, हिस्ट्री हिस्ट्री के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। हेरोडोटस ये क्या है? इसका पिता है। किसी भी सब्जेक्ट के पिता माना जाता है जो उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा लिखे होता है, जिसकी किताबें ज्यादा होती है, जिन्होंने ज्यादा बात बताए रखते हैं, उसे उसका गुरु माना जाता है। उसके अपने भाषा में उसको पिता कहा जाता है। कभी कभी किसी किसी को आप ज्यादा ज्ञान दीजिएगा, मतलब बाप मत बनो। होता है ना, तो जो ज्यादा ज्ञान दिए हुए रहता है वो उसका पितामह कहलाता है। तो याद रखिएगा, ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। हिस्ट्री के पितामह कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री तीन कालखंडों में बटा हुआ है। एक प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आध ऐतिहासिक, तीसरा सीधे ऐतिहासिक। कितने कालखंडों में? तीन कालखंडों में बटा हुआ है। कौन कौन? एक प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक। कोई भी चीज तुमको लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने देंगे, सबका हम पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक है ना? पीडीएफ बना कर दे देंगे, बाद बाकी जो नोट्स होगा वो लिखाएंगे। प्राक ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक और सीधा ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक याद रखिएगा, प से प्राक, प से पुराण। सबसे पुराना इतिहास प्राक ऐतिहास है, जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य भी नहीं है। आदि मानव से भी पहले का इतिहास समझिए, जिसके बारे में कोई सबूत नहीं है, बस एक अनुमानित होता है ना कि ऐसा हुआ होगा, उसको कहते हैं प्राक ऐतिहासिक। इसके बारे में कोई हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। और ये है आध ऐतिहासिक। आध मतलब आधा अधूरा, आध मतलब आधा अधूरा। इसके बारे में कुछ कुछ लिखल मिलता है, मतलब होता है ना कि उसका सबूत कि कुछ गोदले है चाहे कुछ लिख ले, लेकिन कॉफी लिख ले है ये आज तक पता नहीं चला। मान लीजिए ना कि आपको जैसे चाइना का कुछ वर्ड ऐसे हुआ, क्या लिखा हमको ही नहीं पता है, लेकिन इसी टाइप का होता है। अब मान लीजिए कि चाइना वाला सब मर गया, हम लोग वहां पे गए, देखे ऐसे ऐसे, तो इससे यही पता चल रहा है कि उसको लिखने आता था, लेकिन क्या लिखा भगवान जाने, मतलब पता नहीं चल पाया। तो ये आध ऐतिहासिक को समझिए आधा अधूरा, मतलब लिखल है लेकिन जान नहीं रहे। अब जिकरा बारे में, और ई है ऐतिहासिक, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी है, लिखित, लिखित तौर पर संपूर्ण जानकारी। आज तक अपने जीवन में तुम जितना पढ़े हो सब ऐतिहासिक के अंतर्गत ही पढ़े हो। गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, चाहे ई इतना ईस्वी में आए, उतना ईस्वी में गए, तो कहीं ना कहीं जानकारी है तब ना। जानकारी नहीं रहता तो कहाँ से पढ़ते? तो प्राक ऐतिहासिक जिसके बारे में लिखित साक्षी नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा जानवे नहीं करता है लोग, एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। आध ऐतिहासिक दो चार दिन में लगेगा, क्या कि लिखल है, और लिखल है तो क्या लिखल है नहीं पता, लेकिन जो जो चीज मिला, लिखा हुआ है कि ये मिला, लेकिन ऐसा पता चलता है कि ऐसा हुआ होगा इसलिए ये ऐसा है। तो आदत इसके बारे में पूरा चीज है। ये मुख्य रूप से तीन कालखंड में बटा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्ययुगीन इतिहास। याद कीजिए, ये सब शब्द तुम्हारे कभी ना कभी जीवन में आया होगा, आया था ना?
एक आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ये कुल मिला के कहिए तो अपना भारत के बारे में लोग पढ़ता है। एक अलग से लोग पढ़ लेता है विश्व का इतिहास, है ना। विश्व का इतिहास, जैसे इटली का एकीकरण, गैरीबाल्डी, ये सब नाम सुना होगा। फ्रांस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, खूनी रविवार, रूस और जापान की क्रांति, ये सब आया था वो विश्व की क्रांति। आधुनिक इतिहास में एक अलग से हम लोग पढ़ते हैं, जब भारत आजाद हो गया है, नेहरू काल। क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत भी हम लोग एक पढ़ते हैं नेहरू काल। नेहरू, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 6-7 महीना लगे, 6-7 महीना इसमें लगे। तो आप समझ जाइए कि ये तो इधर खत्म हो जाएगा और 6-7 महीना बोले तो एग्जाम तक ही पहुंचाएगा। नहीं, चलिए कोई नहीं। तो बताइए, हिस्ट्री के जन्मदाता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास मुख्य रूप से कितने कालखंडों में बटा? पहला ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इसके बारे में लिखित साक्ष्य है कि नहीं है? नहीं है। इसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं, नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। इसके बारे में लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य है लेकिन क्या लिखल है नहीं पता। लिखित साक्ष्य कहा जाता है है क्या लिखा है क्या लिखा है वो क्या है नहीं पता। आज तक जब पता नहीं चला तो अब लगता है कि चलेगा नहीं। लिखित मतलब इस काल में जो है, पत्थर पर, पत्ता पर कुछ कुछ लिखल लिखल लेखन है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं है। ऐतिहासिक कितने कालखंड में? मुख्य रूप से 3, प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक। कौन कौन? आधुनिक। प्राचीन में अगर हम कह रहे हैं तो एगो जरूरी है कि प्राचीन में एगो भारतीय का बात है, सब का बात है। हम आपको बताने के लिए लिख दिए हैं कि इसके अंतर्गत टॉपिक एगो अलग से पढ़ेंगे, क्या? विश्व का इतिहास। इसका भी तो प्राचीन का ना बात होगा। खूनी रविवार मान जी हुआ, चाहे बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ, तो सब प्राचीन या मध्ययुगीन या आधुनिक के अंतर्गत ना आया। ठीक है, चाहे तो ई मुख्य रूप से 3, तो याद रखिएगा 3-3। इतिहास 3 कालखंडों में, प्राक ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। खत्म। ऐतिहासिक 3 खंड में, प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम किस कालखंड में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है? प्राक ऐतिहासिक में कोई लिखित साक्ष्य नहीं। किस ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है लेकिन आधा अधूरा है? आध ऐतिहासिक। ठीक है, अब हम लोग शुरू क्या करेंगे? प्राक ऐतिहासिक। क्या शुरू करेंगे? प्राक ऐतिहासिक। रेडी? हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राक ऐतिहासिक। प्राक, तुम लोग के लिए क्या क्या ना करना होता है। हम स्टूडेंट्स है साइंस के, पढ़ाते आर्ट्स से नहीं। हम स्टूडेंट कभी नहीं थे इंग्लिश का, पढ़ाते इंग्लिश है। हमारा मैट्रिक में मैथ में सबसे कम नंबर है, 67। या मैथे के लिए ज्यादा जाना जाता है। उल्टा पलटी चल रहा है नहीं। हाँ, पहले 1 रुपया नहीं था, अभी नहीं है। प्राक ऐतिहासिक, देखो इस कालखंड में, प्राक ऐतिहास का जो कालखंड है, काल मतलब समय,
उसका जो समय खंड है उसको पाषाण काल कहा जाता है। क्या, कौन सा काल कहा जाता है? पाषाण काल। कभी ना कभी तुम लोग सुना होगा, सुने हो कभी? नहीं सुने हो? अरे अभी सुने होगे, पाषाण काल। पाषाण काल जो होता है 4 कालखंडों में बटा हुआ है। कितने कालखंडों में? 4 कालखंड। एक होता है पूरा पाषाण काल। क्या होता है? पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। क्या होता है? और तीसरा होता है नव पाषाण काल। क्या होता है? और एक चौथा होता है उत्तर पाषाण काल। क्या होता है? उत्तर पाषाण काल। बोलते चलिएगा तो याद होते चलेगा। उत्तर पाषाण काल को ही ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। कौन सा काल? ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। देखो, पाषाण काल, कभी भी इतिहास में नौ शब्द आएगा तो आप नया समझिए। नौ शब्द आएगा तो नया, और उत्तर शब्द आएगा तो समझिएगा उसके बाद। जैसे आप सुने होइएगा बाबर का उत्तराधिकारी, तो इसका मतलब बाबर के बाद अक्सर राजा के बेटा ही राजा हुआ करता था। तो बाबर का उत्तराधिकारी मतलब जरूर वो बाबर का बेटा रहा होगा, इन नियम के अनुसार कि राजा के बेटा ही राजा बनाए, जबकि उत्तराधिकारी का मतलब बेटा नहीं होता। बाबर का उत्तराधिकारी का मतलब हो गया कि बाबर के बाद आने वाला शासक। तो उत्तर शब्द आएगा तो समझिएगा उसके बाद, मतलब उत्तर पाषाण काल, मतलब ये तीनों पाषाण काल के जब भी उत्तर शब्द आएगा तो क्या है ना कि बाबर के उत्तर में कोई शासक बना, चाहे कोई इसको मार दिया, तो समझिएगा कि बाबर के बाद उसको मार दिया, उत्तर शब्द आएगा तो। और नौ शब्द का मतलब होता है नया। नौ शब्द का मतलब होता है, देखो, ये है पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब एकदम प्राचीन काल। कोई भी काल तभी हम लोग इतिहास में लेते हैं जब उस काल में कोई ना कोई काम हुआ रहता है, अन्यथा किसी भी डेट को नहीं लेता। आपके जीवन काल में हर दिन तुम जीते हो, लेकिन हर दिन तुम्हारा इतिहास नहीं है। इतिहास उसी दिन को मानते हो जब किसी दिन को तुम याद करते हो। याद है हम लोग साथ में वैशाली घूमने गए थे, तो वो एक याद में है, वो एक इतिहास है। याद है हम लोग राजगीर गए थे। बाकी सब दिन तुम उठ रहे हो, खा पी रहे हो, जा रहे हो। अगर हम पूछे कि कल के आज से 5 दिन पहले तुम लोग क्या किया, क्या किए? सर कहाँ कुछ किए थे? हो सकता है कोई ऐसा दिन रहे, मान लीजिए कि उसी दिन कुछ ऐसा रहा, आज से कुछ ऐसा रहा जो मतलब मेमोरेबल हो, याद। आज से 5 दिन पहले क्या किया? 5 दिन पहले सर आप खिलाए थे, लेकिन हम कभी नहीं खिलाते हैं। है कि नहीं? तो एक याद रहता है। इतिहास, जैसे हिस्ट्री शब्द जो इतिहास है, इतिहास मतलब अतीत। अतीत मतलब बीता हुआ। बीता हुआ जितना चीज है इतिहास है, लेकिन हर एक के जीवन काल का इतिहास हर बीता हुआ चीज नहीं होता है। बीते हुए काल जिसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम या हो जो आपके लिए यादगार हो या विशेष महत्व रखता हो आपके जीवन में, सिर्फ वही इतिहास है। बाबर ने अपने जीवन में बहुत जिया होगा, जितना साल जिया जिया होगा, लेकिन हर दिन इतिहास नहीं है। सिर्फ वही इतिहास है जिस दिन वो राजा बना, जिस दिन वो लड़ाइयाँ लड़ी, जिस दिन कुछ खास काम किए, कोई मकबरा बनाए, कुछ भी, सिर्फ वही इतिहास है। तो इतिहास को हम इसी प्रकार से भी कह सकते हैं कि वैसी कालखंड, चाहे वैसे बीते हुए पल जो उस जीवन में, उसके जीवन में एक विशेष महत्व रखता हो, उसे इतिहास कहते हैं। विशेष महत्व नहीं रखता है तो इतिहास नहीं आया, बस एक जीवन आया। बात समझ रहे हैं? तुम अपने जीवन में, हम कहें कि तुम अपने जीवनी लिखो, तो तुम नहीं लिखोगे कि आज जन्म हुआ, चलो एक महत्वपूर्ण बात, दूसरा दिन रोए, चूसनी कथी दूध दूध पीना शुरू किए, तीसरा दिन, ऐसा नहीं होगा। आप अपना जीवनी लिखिए कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, वो एक विशेष महत्व है क्योंकि उस दिन आपने जन्म लिया था।
उसके बाद बचपन में हमारी माँ ने हमारा पाला या मौसी ने पाला, जो कुछ भी है। बचपन से थोड़ा ऊपर आइएगा, हमने फलाने स्कूल में पढ़ाई शुरू किया, उस स्कूल में ये किया, उसमें हमारे ये सर बहुत मानते थे, ये अच्छे पढ़ाते थे, बस इतना ही। ऐसा नहीं कि उस दिन ये दिन पढ़ाई हुआ था। एक पार्टी हुई थी, विशेष विशेष खंड को तुम लिखते जाओगे। तो इतिहास के वैसे विशेष कालखंड जो आपके जीवन में विशेष महत्व रखता है या इतिहास में विशेष महत्व रखता है, सिर्फ वही इतिहास है। हर दिन एक इतिहास नहीं है। प्राक इतिहास पाषाण काल, प्राक इतिहास में जो भी काम हुआ वो पाषाण काल कहा जाता है। ऑलरेडी इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बस कुछ कुछ ऐसा जाहिर होता है कि वो इस काल में ही हुआ होगा। जस्ट लाइक समझिए, इसमें कौन आया नहीं पता, लेकिन अगर चप्पल के दाग दिख जाए तो इतना पता चलता है देखो कौन आया नहीं पता, लेकिन कोई आया था। तो इतना तो पढ़ ही सकते हैं कि इस दिन क्लास में कोई आया था। कौन आया था इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन एक प्रूफ है कि वहां चप्पल का दाग है, और बिना किसी के आए चप्पल का दाग नहीं हो सकता, कोई ना कोई आया था। इस काल में कोई भी विशेष डेट नहीं है, क्योंकि कुछ लिखित नहीं है तो डेट भी नहीं है। 7,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व, ऐसा होता है ना, ठीक है, ऐसा ही होता है। और जब पाषाण काल हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण, तो ये पूरा पाषाण इतिहास में इसलिए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ है जो हुआ होगा, बिना हुआ इतिहास नहीं है। पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल को स्टोन काल भी कहा जाता है। कौन सा काल? अब क्यों स्टोन काल कहा जाता है? इसमें ना पत्थर से लोग बहुत काम करते थे, पत्थर पहन लेता था, पत्थर से आग लगा दिया था। इसी काल में आग का खोज हुआ था। किसका खोज? विशेष तौर पर आग के खोज के कारण ही पूरा पाषाण काल महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मानव ने किस चीज का खोज किया? आग का। किस चीज का खोज किया? आग का। किस चीज का खोज किया? आग का। और इस काल में जो मनुष्य होते थे वो घुमंतु होते थे, और घुमंतु लोगों को हम लोग आदि मानव कहते हैं। समझ में आ रहा है? शब्द से शब्द पकड़ाता है कि नहीं? घुमंतु होता था, मतलब ये जो काल था पूरा पाषाण काल, इंसान को मूल रूप से आप जंतु कह सकते हैं। इंसान में और जंतु में ऐसा कोई फर्क ही नहीं था। आप जानवर को इंसान से जरा मिला लीजिए, अभी में बहुत फर्क आ जाएगा, पहले फर्क नहीं था। एक जंतु को आप देखिए तो उसका मुख्य काम जीवन का भोजन करना ही होता है, बाकी कोई काम नहीं। आप कुत्ता, बिल्ली, सांप, किसी को देख लीजिए, वो हम लोग सुबह उठे, क्लास के लिए तैयारी किए, अपने समय से क्लास चलिए। एक कुत्ता उठा होगा सुबह से, वो घूमना शुरू कर दिया होगा, किधर रोटी मिलेगा, किधर क्या मिलेगा। है? हमारे जीवन के काल, अभी का समय और उसके समय में फर्क है। पहले क्या था? पहले मानव जीवन कहीं गया, ठहर गया, आज यहाँ ठहरा, यहाँ देखा कि आज पेड़ में फल लगा हुआ है। पहले चूंकि जमीन बहुत था, इंसान ही कम थे, किसी का निजी जमीन और निजी पेड़ नहीं हुआ करता था, बस यूं ही इन्वायरमेंट अच्छी थी, धुआं हुआ नहीं था, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, इन्वायरमेंट हरा भरा होते थे, इसलिए स्वतः पेड़ बहुत सारे उग चुके थे जिससे लोग खा पी सकते थे। लोग पेड़ लगाना भी नहीं जानते थे, स्वतः उगा हुआ था, उसी में होता है ना कि ऐसा कुछ हो गया, तो इंसान आराम से घूमता था। आज देखा कि आज यहाँ के खाना से काम चल जाएगा, तो यहीं पर आज रह जाएगा। जिससे जीव जंतु नहीं होता, मान लीजिए कुत्ता है तो अपना हिसाब से खोदा उदा में रहना शुरू कर दिया, कोई चिड़िया है तो स्वतः अपना घोंसला बनाना शुरू कर दी। वैसे इंसान अपना रहने के लिए, अब ठंडा का समय है तो ठंडा के अकॉर्डिंग, गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग कुछ जो है टेम्पोररी वैसा कर लेता था जिसमें वो रह जाता। देख लेता कि कल भी 2-4 दिन यहाँ से खाना चल जाएगा, तो रहेगा 2-4 दिन। अब देख लिया कि नहीं, अब खावा दवा नहीं चलेगा यहाँ से, तो फिर वहां से अपना जो भी जरूरियात चीज रहा होगा, पत्थर हो गया, पहले लोग उसको तो कपड़ा उपड़ा था नहीं, नंगे रहता था। आप देख लीजिए जंतु और इंसान दोनों
नंगे रहता था, कपड़ा की ऐसी कुछ ये भी नहीं है। आप देखिएगा कि जब कुत्ता बिल्ली को जब बहुत ज्यादा ठंड लगने लगता है तो कहीं जाके सिकुड़ के बैठ जाएगा, या कोई ऐसा चीज ढूंढता है जो उसको तना गर्म लगे। तो इंसान को जब गर्म ठंडा उंडा लगता था तो पेड़ का छाल उल के सूंह ओढ़ लेता था, पूरा उड़ा के बीच में वो रह जाता था, मतलब कहीं ऐसा मिल गया तो उसके बीच रह जाता था, फिर वहां से चलना वो शुरू कर देता था। उसके मुख्य रूप से हथियार नाखून हुआ करते थे। अब जंतु का भी हथियार नाखून ही है। वो कच्चे मांस खाते थे, कहीं जंतु भेटा गया चीरे फाड़े खा गए। ठीक है, तो मूल रूप से आदि मानव आप जंतु को ही कह सकते हैं। फूल जंतु, जंतु और इंसान में एक फर्क नजर नहीं आएगा। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात यह था कि इंसान ने आग का खोज कर दिया। पत्थर रगड़ा और उगड़ा, उसको आग का पता चला। आज भी पत्थर रगड़ के हम लोग आग लगाते हैं। आप लाइटर का यूज करते हैं, अंदर दो को पत्थर लगा रहता है, जब आप पटाख मारते हैं तो पत्थर में पत्थर रगड़ाता है जिससे एक चिंगारी उत्पन्न होता है, बस वो आग पकड़ लेता है। तो पूरा पाषाण काल, इसका मतलब संपूर्ण इतिहास में कोई सबसे पुराना काल है तो पाषाण काल है, और उस पाषाण के अंतर्गत पूरा पाषाण काल है। और हम कह सकते हैं कि चूंकि आदि मानव एक जंतु था और उस स्टोन समय में सबसे पहले मानव ने किसी चीज का खोज किया तो वो है, सबसे पहले किसी चीज का खोज किया तो क्या है? दूसरा खंड में आइए, तो पूरा पाषाण काल हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें मुख्य रूप से किसका खोज हो गया था? आग का। दूसरा में आइए, मध्य पाषाण काल में, तो मानव जीवन में एक नया उपलब्धि आ गया, क्योंकि मानव ने क्या चीज का खोज कर लिया? आग का। और एक समय की बात है जब आप कहानी सुनते हुए कि जंगल में आग लग गया, जीव जंतु मर गए, मजबूरन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसी को खाया तो उसको टेस्टी लगा। ये सब एक ऐसा हुआ होगा। कोई चीज जिसके बारे में आपकी जानकारी नहीं है आप वो नहीं करते हैं ज्यादातर। अब क्या करते हैं? आप जानते हैं कि खाना बना के खाना चाहिए इसलिए बनाए खा रहे। आग अलग रखा हुआ है और इसको कोई खरगोश मिला मार के फाड़ के खा गया, इसको पता नहीं कि पका के खाएंगे तो अच्छा होगा। तो लोगों ने ऐसा दिमाग लगाता है कि हो सकता है कि जंगल में आग लग गया होगा, जीव जंतु मर गए होंगे, इसको कोई चीज खाने के लिए मिला नहीं होगा, सारा चीज वीरान पड़ गया होगा। अब देखिएगा जब कुत्ता को ताजा रोटी नहीं मिलता है तो बासी रोटी पर भी टूटने चला जाता है। आखिर नहीं मिलता है तब ना, अगर वो हमेशा उसे ताजा रोटी मिलने लगे, एकाएक बासी रोटी मिले, वो खाना छोड़ देगा, नहीं खाएगा, उसको आदत लग जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा आग लग गया होगा, जीव जंतु जल गए होंगे, उसको लोग खा लिए होंगे, मजबूरन खाए होंगे, पहला बार खा के देखे होंगे, चलो अब नहीं है कुछ तो क्या करें। उन्हें हो सकता है कि टेस्ट में फिक्स है कि उन्हें अच्छा लगा होगा, तब उसके बाद वो आग का यूज करना सीख गए होंगे, और उसके बाद से ही पकाकर भी खाने लगे होंगे। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि हम ये सब पका ही के खाते होंगे? उसे तो आदत कच्चे खाने की भी है, तो कभी पका के खाते होंगे कभी कच्चे खाते होंगे। अगर उसे धीरे धीरे पके हुए खाने की आदत लगा होगा तो आज तक वो चल रहा है। हम लोगों को खाना न भी मिले भूखे रह जाएंगे, लेकिन वो कच्चे खरगोश न चिबाने जाएंगे, मुर्गा चिबाने जाइएगा नहीं। उस समय का मुख्य जो खाना था वो समझिए तो या तो कच्चा मांस था या फिर फल फूल था, या तो कच्चा मांस था या फिर फल फूल था। आदि मानव और जंतु में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए आज भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग जंतु जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्योंकि हर चीज मिलता जाता है। बाद में हम लोगों ने अपने जीवन को मॉडिफाई किया, सुधार किया, बहुत चीज बदलाव किया। जंतु आज भी जंतुए की तरह है, उन्होंने अपने आप में कभी बदलाव नहीं किया। ये काल पूरा पाषाण काल किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो किसके लिए? आग के लिए। आगे आते हैं मध्य पाषाण काल। चूंकि आग की खोज हो गई थी तो लोगों ने पका कर खाना सीख गया था, धीरे धीरे उसके बीच एक समूह बनना शुरू हो गया था। अब एक तरफ कोई कच्चा मांस खा रहा है तो एक तरफ कोई पका के खा रहा है, तो पकाने वालों के पास संख्या बढ़ जाती रही होगी, है कि नहीं? तो उसके बाद क्या हुआ कि जीव जंतु में क्या होता है ना कि कोई मर जाता है लेकिन इमोशन हर किसी के पास होता है। एक कुत्ते के बच्चे भी मर जाए तो उसकी माँ उसके पास उसे घेरी रहती है।
तो लोगों ने इस काल में जब कोई आदि मानव मर जाते थे तो अंतिम संस्कार की शुरुआत की। अंतिम संस्कार की कुल आपके जीवन में 16 संस्कार होते हैं। याद कीजिए क्लास 9 पे मुंडन भी एक संस्कार है कि नहीं? मुंडन भी क्या है? संस्कार। सबसे अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है। याद रखिएगा, उसका दाह संस्कार हुआ मतलब किसी को मंजिल तक पहुंचाना अपने रिचुअल्स के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार। कोई जला देता है, कोई दफना देता है, कोई पशु पक्षियों को खिला देता है, तो अपने अपने धर्म के अनुसार। तो धर्म तो उस समय तक नहीं आया था, तो बस इस समय अंतिम संस्कार शुरू हुआ। अब बात है कि सर अंतिम संस्कार जब धर्म के शुरुआत नहीं हुआ था तो अंतिम संस्कार पहला क्या करता होगा? जलाता था कि दफनाता था? तो आप कॉमन सेंस की बात लगा सकते हैं कि अगर उसे दफनाना होता तो इस काल में भी दफना चुका होता। मिट्टी तो हर समय थी। आग के बाद ही अंतिम संस्कार शुरू हुआ, मतलब फिक्स है कि लोगों ने उसको जलाना शुरू किया होगा। लोगों ने उसको क्या शुरू किया होगा? जलाना। तो ये संस्कार में क्या किया कि लोगों ने अंतिम संस्कार शुरू किया। कौन सी संस्कार? अंतिम संस्कार। कोई मर जाता है तो उसे जलाने की प्रक्रिया, उसे दफनाने की प्रक्रिया, अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो कुछ भी उसके संस्कार होते हैं, वो अंतिम संस्कार की शुरुआत हुई। अब क्या हुआ कि जब अंतिम संस्कार आप उसी का करते हैं जो आपका अपना होता है। अक्सर जो आप किसके अंतिम संस्कार में जाते हैं? आप अपने समाज के, आप अपने घर के, या रोते भी उसी के संस्कार में। आप रोड पे चल रहे हैं, कोई लाश देख लिए कि जा रहा है, एक बार प्रणाम किए निकल गए, 5वीं बार यादों नहीं। लेकिन अंतिम संस्कार करने का मतलब हो गया कि लोगों ने एक ग्रुप में जीना शुरू कर दिया होगा, तभी उस ग्रुप के लोग मरे होंगे तो उसका अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। एक दूसरे के प्रति एक थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं इमोशन आना शुरू हो गया। पहले बच्चे, जैसे कि मानव के भी बच्चे अपने साथ नहीं रहते थे। आज देख लीजिए ना, आप कुत्ते के बच्चा में आप साथ देखिएगा, जब सब सियान होता है तो कौन कहने चल जाता है नहीं पता है। आप अकेले देखिएगा उसको, उसके बीच इमोशन ज्यादा नहीं होता है, बस बच्चे पर इमोशन रहता है, बाद में फिर चेंज हो जाता है। मतलब धीरे धीरे वो अपना जगह चला गया। ऐसा नहीं कि वो उसको भूल जाता है, लेकिन सबका अपना अपना जीवन काल हो जाता है। लेकिन हम लोग मानो जो समाज में सियान भी है तो साथ में है, अलग अलग। आप लोग ससुराल भी चल जाइएगा तो मायके आइएगा, क्यों? इमोशन जुड़ा हुआ, इमोशन घटा नहीं है। इस कालखंड में लोगों के पास थोड़ा ना बहुत इमोशन आया होगा। आगे आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें लोगों ने खेती करना सीख गया था। धीरे धीरे पेड़ को उगाना शुरू किया। किस काल में? नवपाषाण काल। इस काल में लोग खेती करना सीख गया। अब एक बात, खेती से कुछ शब्द निकालिए। खेती करना सीखा तो ऐसा नहीं कि आज आप गेहूं के पेड़ रोपिएगा कल फट जाएगा। किसी भी फसल को तैयार होने में कम से कम 4 महीने लगते हैं। जब 4 महीने लगते हैं तो किसी फसल को रोप के चल जाइए, 4 महीना बाद आइए तो फसल एकदम अच्छा ना मिल जाएगा आपको। 4 महीने तक उसे सेवना होता है, जरूरत अनुसार पानी पटाना होता है, खाद देना होता है, जरूरत अनुसार पेड़ों में निराई करनी होती है, खरपतवार को हटानी होती है, बहुत तरीका की बात है। तो इस कालखंड में लोगों ने खेती सीखा, और जब खेती सीखा तो एक जगह ज्यादा समय तक बिताना सीख गया। आखिर कहीं खेती किया तो 4 महीना रहेगा ना जी। पहले क्या होता था, वो 2 दिन रहता था, 4 दिन रहता था। और तो ये जब खेती किया तो लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया। अब खेती के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती थी। पहले कल और चापाकल जैसी कोई चीज नहीं थी, तो लोगों ने सबसे पहले बसना शुरू किया वहां पर जहां पानी थी। तो कहीं भी बड़ा नदी है तो नदी के किनारे वो बसना शुरू किया। उससे क्या होता था, एक तो नदी के किनारे नमी होती है, दूसरा पानी की आवश्यकता उसे पूर्ण हो जाती है,
मान लीजिए मानव किधरों जाता था तो अक्सर वो नदी का साथ नहीं छोड़ता था। कारण आप किसी भी दिशाहीन होकर आप राह चल जाइए सिर्फ खाने के चक्कर में, प्यास तो तब भी लगता था। तो पानी कहीं ना कहीं तो चाहिए ना उसे, गड्ढे में जमा हुआ बारिश का पानी, कुछों का पानी तो चाहिए, पानी तो चाहिए। अब बारिश हमेशा हो इसका कुछ तो नहीं कर सकते थे। उस समय मानव भी किसी भी तरीका के पानी पी लेता था, लेकिन हर एक पानी शुद्ध ही होता था। पहले नाला नहीं हुआ करता था, आज नाला है क्योंकि आप एक जगह है, आप केनो केनो घूमते रहिए, आप नाला कहीं बनाइएगा नहीं। अपशिष्ट की भी कमी होती थी, न न पहले कूड़ा कचरा है, न राख है, न सरफ के पन्नी है, न साबुन के पन्नी है, तो कूड़ा कचरा भी कम होता था। लेकिन अक्सर भटकता लोग उतना ही अंदाज में था जहां से वो पानी तक पहुंच सके। और पानी तक पहुंचने का सीधा मतलब है कि नल जल योजना ना है, और न चापाकल कहीं कराया हुआ है, कहीं ना कहीं नदी है। तो नदी के 5 किलोमीटर तक घूमे, 10 किलोमीटर तक घूमे, ताकि वो फिर नदी के किनारे पहुंच सके। तो जब खेती सीखा तो नदी के किनारे वो तंबुए गाड़ दिया, कहा कि वहां पे खेती होगा। अब सोचिए, शुरुआत पर खेती किया होगा तो खेती रोप के कहीं ना कहीं कुछ से ला के खाता होगा, लेकिन जैसे ही खेती से उपजना शुरू हो गया होगा तो लोगों को धीरे धीरे बाहर जाने की आवश्यकता कम हो गई होगी, क्योंकि उससे संपूर्ण वहां से मिल जाता था। तो लोगों ने इस काल में खेती शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने उगाया जौ। जौ और गेहूं लगभग एक ही साथ वो उगाना सीखा। लेकिन अगर सीधा पूछे कि सबसे पहले क्या उगाया तो जौ। बुक लिखता है जौ और गेहूं, उगाया जौ और गेहूं, सबसे पहले जौ। हो सकता है आगे पीछे तंके एक आध महीना के आगे पीछे उगा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मानव ने खेती में अगर कोई चीज उगाया तो वह है जौ। जौ के साथ गेहूं, जौ और गेहूं। ये उगा था पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। पाकिस्तान के कहा, रावी नदी के किनारे है भाई, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। अभी ना आप पाकिस्तान का मेहरगढ़ पढ़ रहे हैं, उस समय ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, ना अमेरिका था ना ऑस्ट्रेलिया था। और जैसे कि सबसे पहले वहां उगाया था, जब बंटवारा हो गया तो नहीं होता कि ये जगह पर ही काम हुआ था, तो अब वो जगह कहां पड़ रहा है, पाकिस्तान के मेहरगढ़। ये नाम पाकिस्तान भी बहुत बाद आया, 47-48 है कि नहीं, मेहरगढ़ भी बहुत बाद आया, जौ सबसे पहले आया। लेकिन एक इतिहास में हो गया ना कि यहाँ पर पहले उगाया गया था, तो वो जगह कहाँ है, पाकिस्तान के मेहरगढ़। उसके बाद चावल उगाया गया था इलाहाबाद के कोलडीहवा में। चावल, इलाहाबाद कहाँ है आप समझ रहे हैं, भारत, इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसका एक जगह है कौन सा, कोलडीहवा। कौन जगह है, कोलडीहवा। कौन जगह है, कोलडीहवा। कोलडीहवा में सबसे पहले क्या उगाया गया था, चावल। और मेहरगढ़ में जौ और गेहूं। और जब मानव आवास बना लेता है तो कोई ना कोई वो जंतु पालना शुरू करता है। अब देखिएगा, कोई कबूतर पाल लेता है, कोई मतलब एक कोई ना कोई, ना कुछ हो बकरी, ना कुछ दूसरे के जंतु का कभी कभी आप खिलाने चल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने पाला था कुत्ता। क्या पाला, कुत्ता। क्या पाला, थोड़ा रिवीजन कर, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। प्राक इतिहास, प्राक इतिहास में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, जो भी कहा जाता है वो अनुमानित है। उस कालखंड को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। कोई भी काल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम हुआ होगा। पूरा पाषाण काल में आग का खोज याद रखिएगा, आग सब चीज को जला देता है, पूरा चीज को जला देता है, पूरा पाषाण काल। आग किस काल में खोज हुआ था, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि अंतिम संस्कार खोज नहीं हुआ था, लोगों ने ये तरीका अपनाया था। अंतिम संस्कार खोज थोड़े, मतलब एक तरीका अपनाया था, क्या चीज का, अंतिम संस्कार का।
नवपाषाण काल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय खेती सीखा था। खेती सीखा तो रहना सीख गया। कभी भी लोग रहेगा तो नदी के किनारे रहेगा, ताकि खेती आसानी से हो सके। लोग एक जगह आवास में रहना शुरू कर दिया, तो कोई ना कोई जानवर पालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या पाला? मानव ने सबसे पहले किस जानवर का पालन शुरू किया? कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया? जौ और गेहूं। गेहूं और जौ मत बोलना, दोनों में हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? जौ और गेहूं। सबसे पहले कोई एक अनाज, जौ। कहां पर? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। चावल कहां उगाया? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है, आपको पता है? भारत में है कि नहीं? यूपी में है इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन सा उगाया? चावल। उसका जगह कौन है? कोल्डीवा। कौन है? कोल्डीवा। आपको इलाहाबाद नहीं देगा, ऑप्शन यही देगा, कोल्डीवा। हम जानकारी के लिए बताए हैं, एगो पाकिस्तान एगो इंडिया। गेहूं पाकिस्तान, चावल इंडिया, है कि नहीं? बीवी या हस्बैंड में लड़ाई हो तो उसको गेहूं दे देना, लो तुम इसी लायक हो। रोटी पटक देना, तुम इसी लायक हो, और तुम अपने चावल खाओ। तो समझते तुम, ठीक है? मेरा कितना ख्याल रखता है, डाइट मेंटेन कर रहा है, हमको रोटी खिला रहा है ताकि हम ठीक रहे, अपने चावल खा। लेकिन यहाँ तो, है कि नहीं? इसलिए बना है माँ से मेहरारू, माँ से मेहरगढ़। नहीं जी, यहां तक समझ गए? और उत्तर पाषाण काल, मतलब पाषाण काल अब खत्म हो गया। पाषाण काल, इसको ताम्र पाषाण एग्जैक्ट नाम नहीं है, याद रखने के लिए कहते हैं ताम्र पाषाण। पाषाण काल जैसे ही खत्म होता है, तांबा का खोज हुआ, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तांबा की। सबसे पहले किस धातु की खोज की? तांबा का। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत? यहां तक रहने दे आज। नेक्स्ट